सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो कि हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का एक दूसरी बीमारी है। तो पहले हमने पढ़ा था अस्थमा, ये भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बीमारी है। और दूसरा है हमारा COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर ये हमारा लंग्स डिजीज होती है। इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो एयर फ्लो लिमिटेशंस हैं, वो ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, इसका मतलब यानी कि जो हमारी एल्वोली है और जो हमारी एयरवेज है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है। किसकी वजह से? या तो इन्फेक्शन की वजह से, या फिर किसी भी डिजीज की वजह से, या फिर तुम्हारी स्वेलिंग, या फिर उसमें म्यूकस जम जाता है जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाती है। तो COPD का दूसरा जो इसे नॉर्मली ब्रोंकाइटिस भी बोला जाता है। ब्रोंकाइटिस यानी कि ब्रोंकी में स्वेलिंग आ जाना या फिर इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकी। दूसरा होता है एम्फेसीमा। एम्फेसीमा इसका मतलब होता है जो तुम्हारा लंग्स है जिसके अंदर एल्वोली है, उसमें क्या हो जाता है, जो भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज चलता है वो लिमिटेशन हो जाता है या फिर वो पूरी तरीके से रुक जाता है। तो COPD को एक तरह से बोला जाता है ग्रुप ऑफ डिजीज, लंग्स की एक ग्रुप डिजीज है जिसकी वजह से हमारी एल्वोली ब्लॉक हो जाती है या फिर हमारी एयरवेज में स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो लंग्स है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। जैसे कि ये डायग्राम है, जैसे हेल्थ जो मतलब एक लंग्स है, वो नॉर्मली उसकी एल्वोली नॉर्मल रहती है और ब्रोंकियल उसकी खुली रहती है। लेकिन अगर COPD है तो उसकी जो एयरवेज है वो नैरो हो जाएगी, या म्यूकस आ जाएगा, या पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगी, या फिर उसकी एल्वोली जिसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है या उसकी शेप बिगड़ जाती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे सिम्टम्स। तो सिम्टम्स में पहला पार्ट है लक्षण, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होना या छोटे छोटे सांस लेना। क्रोनिक कफ, लंबे समय से खांसी। वीजिंग, वीजिंग का मतलब होता है सांस लेते हुए एक अजीब सी आवाजें आना। चेस्ट टाइटनेस यानी कि चेस्ट पेन। इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, म्यूकस ज्यादा बनना। फैटिग्यू यानी कि थकान। फ्रिक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी कि बार बार एक लंग्स में इन्फेक्शन होना, जैसे कि कोल्ड, कफ होना, कोल्ड होना, या फिर गले में प्रॉब्लम हो जाना। स्वेलिंग इन एंकल्स, फीट और लेग्स, यानी कि स्वेलिंग आ जाती है लेग्स और फीट में। ब्लूनेस यानी कि होठ का नीला पड़ना, या फिर फिंगर टिप्स यानी कि जो नाखून होते हैं उनका नीला पड़ना। या फिर वेट लॉस यानी कि पूरी तरीके से वेट लॉस होना, अचानक से उसका पूरा वजन गिर जाना। तो ये सभी लक्षण थे हमारे COPD के, यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर के मेन लक्षण है। नेक्स्ट आता है रिस्क फैक्टर, यानी कि किस किस वजह से हमें COPD हो सकता है। तो पहला आता है हमारा स्मोकिंग, यानी कि स्मोकिंग की वजह से हमें भी COPD हो जाता है। एक्सपोजर टू सेकेंड हैंडल स्मोकर, मतलब जैसे कि किसी को COPD की बीमारी है और वो अपनी सिगरेट या फिर जो भी बीड़ी वगैरह जो भी स्मोकिंग करता है वो शेयर करता है, तो उसकी वजह से भी एक COPD हो जाता है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, यानी कि पोल्यूशन वगैरह, एयर पोल्यूशन, या फिर किसी भी क्राउडेड प्लेस में जाना, वहाँ भी। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे कि कफ हो जाना और उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट ना करना, तब भी हो सकता है। जेनेटिक्स, फैमिली वगैरह, एज के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। लो साइकोमिक स्टेटस, यानी कि बीमारी का बार बार बढ़ना, उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाना, ये सब। हिस्ट्री ऑफ अस्थमा, यानी कि उस इंसान को पहले कभी अस्थमा था या फिर अस्थमा है, ये हिस्ट्री भी उसका एक रिस्क फैक्टर होता है COPD का। नेक्स्ट आती है हमारी पैथोफिजियोलॉजी, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, यानी कि जो COPD है वो हमारी बॉडी में अंदर जाके कैसे डेवलप हो रहा है या क्या बॉडी में क्या कर रहा है। तो COPD जो है इन्फ्लामेशन कंडीशन होती है जिसके अंदर एयरवेज, लंग, पैरेंकाइमा, पल्मोनरी, वैस्कुलेटस, ये क्या प्रोसेस होता है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी कि जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी एल्वोली और ब्रोंकी पूरी तरीके से अपना काम करना बंद कर देती है या बहुत ही कम कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज चलती है, या फिर हमारे जो भी सांस लेने की एक प्रोसेस चलता है वो बहुत ही वीक हो जाता है या पूरी तरीके से बंद हो जाता है, जिस कंडीशन में इंसान को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है या वेंटिलेटर पर रखा जाता है, उसके लंग्स पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं। तो ये है हमारी COPD की पैथोफिजियोलॉजी।
नेक्स्ट आती है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में पहला है ब्लड गैस टेस्ट, यानी कि ब्लड में हमारी कितनी ऑक्सीजन चल रही है, जैसे ऑक्सीमीटर वगैरह बताता है, तो उसकी वजह से भी चलता है। 6 मिनट वॉक, 6 मिनट वॉक का मतलब है उसे चला के देखेंगे, उसे सांस कितना जल्दी जल्दी आ रहा है या फिर उसे कैसे थकावट हो रही है, ये सब। लंग्स फंक्शन टेस्ट, इस फंक्शन का नाम होता है पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। तो ये होता है हमारा। अगला आता है हमारा एएटी डेफिशिएंसी टेस्ट। एएटी का मतलब होता है अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। तो इसमें क्या होता है, हमारा नॉर्मल सी जो हमारे पेरेंट्स वगैरह जेनेटिक वगैरह जो भी एक बीमारी होती है, या जो भी हमारी लंग्स वगैरह हो जाती है, न्यूट्रोफिल्स इलास्टिक टेट एक्टिविटी, यानी कि लंग्स की जो भी हमारा डैमेज होता है उसका पता लग जाता है। अगला आता है एक्सरे और सीटी स्कैन। एक्सरे और सीटी स्कैन में नॉर्मली एक इमेजिनेशन बन जाता है लंग्स का, जिसकी इसमें आराम से फोटो एक तरह से समझ लो कि उसमें देख सकते हो कि लंग्स हमारा कितना डैमेज हो गया। अगला आता है हमारा ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट जैसे कि दो टाइप्स का होता है, फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल बेसिकली अस्थमा वाला, कि डाइट मेंटेन करना है, एक्सरसाइज प्रॉपर करनी है, और प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज या फिर वेट ज़्यादा नहीं बढ़ाना। तो अब आता है हमारा क्या है नॉर्मल बेसिकली ट्रीटमेंट इसका। सबसे पहले आता है ब्रोंक डायलेटर्स। ब्रोंको डायलेटर्स का मतलब होता है ब्रोंकी, और डायलेटर्स का मतलब डायलेट, यानी कि ब्रोंकी को डायलेट करना। डायलेट मतलब बड़ा कर देना। बड़ा इसलिए क्योंकि इस बीमारी में क्या होता है, हमारी जो ब्रोंकी है वो पूरी तरीके से या तो नैरो हो जाती है या ब्लॉक हो जाती है। तो ब्रोंको डायलेटर्स इसलिए दिया जाता है ताकि वो हमारी जो ब्रोंकी है वो डायलेट हो जाए, या जो एयरवेज है वो पूरी तरीके से खुल जाए, जिसकी वजह से क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत नहीं आती है। तो ब्रोंकोडायलेटर्स बेसिकली साल्बुटामोल, साल्मेट्रोल, जो गैसियस फॉर्म में होते हैं, और ये दो टाइप्स के होते हैं, जैसे शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 और एक होता है लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2। तो नॉर्मली प्रोवाइड, जो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं वो, जैसे अचानक से कुछ अटैक पड़ा या फिर ब्रोंकी ब्लॉक हो चुकी है, तो नॉर्मल गैसेस फॉर्म में लो वो रिलीफ कर देते हैं। और लॉन्ग एक्टिंग का मतलब होता है जैसे पहले उसे अस्थमा है फिर सीओपीडी में चेंज हुआ, तो धीरे धीरे उसका ट्रीटमेंट चलता है, धीरे धीरे वो लॉन्ग टाइम के लिए चलता है, ताकि वो पूरी तरीके से उस बीमारी को ठीक किया जा सके। शॉर्ट एक्टिंग इसलिए देते हैं ताकि उसको पेन ना हो, चेस्ट पेन ना हो, पूरी तरीके से उसकी एल्वोली या ब्रोंकी पूरी तरीके से ब्लॉक ना हो, तो इसलिए दिया जाता है उसे ब्रोंकोडायलेटर्स। नेक्स्ट आता है एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक का मतलब होता है कि जो हमारी एयरवेज की मसल्स हैं वो पूरी तरीके से रिलैक्स कर जाएं, या उसमें पेन ना हो, या वो अपना फंक्शन पूरी सही तरीके से करे। तो उसमें बेसिकली इसमें टाइट्रोपियम होता है, ये जो बेसिकली एक ड्रग है जो हमारी एंटी कोलिनर्जिक में काम आती है। और एंटी कोलिनर्जिक में एक एंटी एलर्जिक भी चलती है, जिसमें हमारा बेसिकली सिट्रेजिन, लेवोसिट्रेजिन और मोन्टेलोकास्ट, ये मेन हमारी दवाई चलती है, जो कि हमारी एंटी एलर्जी में, लंग्स की डिजीज में भी काम आती है। अगला आता है इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड। कोर्टिकोस्टेरॉइड इसमें इसलिए दिया जाता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो इन्फ्लामेशन होती है वो बढ़ जाती है, तो हमारा क्या चलता है, कॉम्बिनेशन चलता है ब्रोंकोडायलेटर्स के साथ। तो ब्रोंकोडायलेटर्स और कोर्टिकोस्टेरॉइड मिलकर जो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारी मसल्स प्लस एयरवेज प्लस ब्रोंकी प्लस अस्थमा का जो उससे पहले बीमारी हो चुकी है, प्लस हमारा जो भी उसका जो इन्फेक्शन हुआ है लंग्स में, उसको पूरी तरीके से ठीक करता है।